झांसी की रानी। दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए काम का है जिनके पाठ्यक्रम में झांसी की रानी कविता है, अर्थात जो इसका भावार्थ जानना चाहते हैं, जिनको पढ़ना है या पढ़ाना है, ऐसे दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे थे राजाओं के, और राजवंशों में रोष पैदा हो गया था, अर्थात उनकी निगाहें, उनकी नजरें तिरछे हो गई थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में एक बार फिर से नई जवानी आ गई थी। बूढ़ा भारत से मतलब यह है कि जो लोग वृद्धों की तरह एकदम शांत हो गए थे, अंग्रेजों के सभी प्रकार के जुल्मों को सह रहे थे, उनको यहाँ पर कवित्री ने बूढ़ा कहा है। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। आजादी जब समाप्त हो जाती है, जब गुलामी आती है, उससे कितने कष्ट होते हैं, यह अब सबको समझ में आ गया था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और अंग्रेजों को देश से दूर करने के लिए सबने अपने मन में प्रण ले लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और जो तलवार सन 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहा जाता है, उस समय निकली, जो चमकी, वो पुरानी तलवार थी, कोई नई तलवार नहीं थी। अर्थात उस समय विरोध के लिए लोग तैयार हुए, वो ऐसा नहीं एकदम सब नवयुवा ही थे, उसमें नवयुवा भी थे और भी तमाम लोग थे, जो लोग एक साथ मिलकर के अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए तैयार हुए। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड में हरबोलो नाम की एक जातियां होती हैं, जो अमूमन धार्मिक गीत गायन करती हैं। उन्हीं के मुंह से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको सुना था, और उसी आधार पे उन्होंने यह कविता लिखी थी। वही वो कह रही हैं, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी वाली रानी ने मर्दों के समान अंग्रेजों से खूब लड़ाइयां लड़ी और उनको बहुत जगहों पर पराजित किया। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर में रहने वाले नाना की यह मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। उनके पिता, अब ये लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। मोरोपंत पिंगले इनके पिता का नाम था, और भागीरथी बाई इनकी माता का नाम था। उनकी यह अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। लक्ष्मीबाई नाना के संग ही पढ़ाई भी करती थी, और ये उन्हीं के साथ खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बरछी ढाल कृपाण, ये जितने भी हैं, जो हथियार हैं और लड़ाई में काम आते हैं, यही उनकी सहेलियां थी बचपन में। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, और शिवाजी की गाथा माने कहानी लक्ष्मीबाई को पूरी मुंह जवानी याद थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोलो के मुंह से कवित्री ने यह कहानी सुनी थी। ये एक लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने अंग्रेजों से खूब लड़ाइयां लड़ी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। ऐसा लगता था उनकी लड़ाई को देख करके, उनके संकल्प, उनकी वीरता को देख करके, कि वो लक्ष्मी और दुर्गा की अवतार हैं, या स्वयं वीरता ने ही अपना रूप धारण कर लिया है, इस पृथ्वी पर अवतरित हुई है। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और मराठे जो थे, मराठा उस समय एक शख्सियत थी, बहुत बड़ी शक्ति थी, जो उनका बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन चलता था। तो रानी लक्ष्मीबाई के तलवार चलाने के गुण को देख करके मराठी खुश होते थे, पुलकित हो जाते थे, खुश हो जाते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध करना अर्थात युद्ध का खेल खेलना, व्यूह की रचना मतलब लड़ाई किस तरह लड़ी जाएगी उसकी एक योजना बनाना, व्यूह बनाना, और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सेनाओं को घेर लेना, दुर्ग तोड़ करके उसके अंदर जाना, ये लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। जो महाराष्ट्र की कुलदेवी हैं, उनकी पूजा भी रानी लक्ष्मीबाई करती थी, वही उनकी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। बहुत संपन्नता के साथ, बहुत अच्छी तरीके से
रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। इनका शुरू के नाम मनु था, तो रानी लक्ष्मीबाई की जब शादी हुई उसके बाद इनका नाम, झांसी में आने के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। और राजमहल में बधाइयां बजी, अर्थात लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और पूरे झांसी में खुशियां छा गई। सुभट बुंदेलों की बिरदावल सी वहवाई झांसी में। सुभट, भट माने योद्धा, सु माने सुंदर योद्धा। सुभट बुंदेलों की बिरदावल, बिरदावल माने प्रशंसा रूपी गीत, जो प्रशंसाओं में जो गुण के कहे जाते हैं उसको बोलते हैं बिरदावली। तो बुंदेलों की प्रशंसा के समान वो झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। और ऐसा लगा जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया था और भवानी ने भगवान शिव को प्राप्त किया था, उसी प्रकार झांसी की रानी ने भी अपनी शादी में अपने मनपसंद वर को प्राप्त किया। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य, सौभाग्य का उदय हुआ, और मुदित माने प्रसन्न, महलों में प्रकाश छा गया, उजाला छा गया रानी लक्ष्मीबाई के आने से। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाए। लेकिन काल की गति बड़ी निराली होती है, काल की गति को कोई समझ नहीं सकता। काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर रही थी। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी जो तीर चलाती थी उनके कर में चूड़ियां अर्थात सौभाग्य का निशान कब तक रह सकता था। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। और रानी के पति का देहावसान हो गया, रानी विधवा हो गई, विधि को भी दया नहीं आई। विधि माने ब्रह्मा अर्थात भगवान, भगवान को भी यह दया नहीं आई कि रानी लक्ष्मीबाई की अभी अभी शादी हुई है और ये इनको विधवा कैसे कर दें। लेकिन ऐसा हुआ, काल की गति ने ऐसा किया। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। राजा का जब देहावसान हुआ, उनकी कोई संतान नहीं थी, निसंतान वो मर गए। और रानी लक्ष्मीबाई के शोक का कोई पारावार नहीं था, उनका शोक बहुत ज्यादा बढ़ गया। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। हमने हर बोलों के मुंह से ये कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ खूब लड़ाइयां लड़ी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। बुझा दीप झांसी का, जब झांसी में राजा का देहावसान हो गया और उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उस समय जो अंग्रेजों का शासक था डलहौजी, उसने एक नीति बनाई थी कि जिस राजा के कोई संतान नहीं होगी उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, हड़प की नीति। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। तो जब इस प्रकार की घटना डलहौजी को सुनाई पड़ी कि झांसी के राजा निसंतान मर गए हैं, तो वो अपने मन में खुश हुआ कि अब झांसी को भी अपने राज्य में मिला लेंगे। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, और झांसी को हड़पने का उसने एक अच्छा मौका पा गया, उसने एक अच्छा अवसर ये पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने तुरंत अपनी फौजों को भेज दिया और दुर्ग पर, किले पर अपना झंडा फहरवा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। इस प्रकार से लावारिस माने जिसका कोई वारिस नहीं होता था, उसका वारिस अंग्रेज अपने आप को घोषित कर देते थे, और इसी रूप में वे झांसी में भी आए। अश्वपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। ये सब देख करके रानी की आंखों में आंसू आ गए और उनको ऐसा लगा कि अब झांसी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, अर्थात झांसी वीरान हो गई है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। अनूने विनय नहीं सुनता है, बिकट फिरंगी की माया। जो अंग्रेज थे ये किसी की विनती को नहीं सुनते थे, ये किसी की विनती को, किसी की रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करते थे। बिकट फिरंगी की माया, इनकी माया अपार थी, इनका अलग एक उद्देश्य था। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। अंग्रेज जब भारत में आए तो ये दया की भीख मांग करके आए। अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ वो व्यापार करने के लिए आए थे। वो जब राजा के दरबार में गए तो उन्होंने कहा हमें व्यापार करने की अनुमति दीजिए, अर्थात दया की भीख मांग करके भारत आए। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया।
और जब डलहौजी इनका शासक बना तो उसे अपना पैर पसारा, अर्थात जो पहले दया की भीख मांगते थे वो अब दया देने वाले बन गए, दया दिखाने वाले बन गए, अर्थात स्थिति पूरी उलट गई। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अब देखिए, जो राजा थे और नवाब थे वो उसके पैरों पर पड़ते थे, फिर भी वो उनकी विनतियां नहीं सुनता था, ठोकर मार करके उनको अपने दरबार से बाहर निकाल देता था। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, अर्थात रानी दासी बनी और बनी यह दासी अब महारानी थी। रानी दासी बन गई और यह दासी जो पहले अंग्रेज अर्थात जो पहले दास के रूप में थे वो अब महारानी महारानी बन गए थे। बुंदेले हर बोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। अब देखिए, उस समय अंग्रेजों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया, लखनऊ को भी ले लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया और नागपुर के साथ भी घात हुआ, विश्वासघात किया गया, अर्थात विश्वासघात करके उसको भी अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। तो ये जब बड़े बड़े राज अंग्रेजों के कब्जे में आ गए तो छोटे छोटे की क्या बिसात थी, क्या औकात थी। जबकि सिंधु पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। सिंधु पंजाब और ब्रह्म क्षेत्र में अभी बहुत जल्दी ही वज्र पड़ा था, वज्र का प्रहार हुआ था, अर्थात अंग्रेजों ने बहुत जल्दी ही उनको अपने राज्य में मिलाया था। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल, मद्रास आदि जितने भी भारत के मुख्य क्षेत्र थे सबका यही हाल था, एक एक करके अंग्रेज सबको अपने राज्य में मिला रहे थे। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेचार। तो रानियां रनिवासों में रोती थीं जब राजा के पावर खत्म हो जाते थे, जब वो राजा की दुर्दशा देखती थीं वो परेशान होती थीं और अपनी परेशानी किसको बताएं, इसलिए वो महलों में रोती थीं। बेगम गम से थी बेजार, और जो बेगम थी नवाब की बेगमें वो भी बहुत गमगीन थी, बहुत परेशान थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अब जब देखिए अंग्रेज किसी को कब्जा कर लेते थे तो चूंकि अंग्रेजों का उद्देश्य था कि यहाँ से ज्यादा धन ले जाना, इंग्लैंड पहुंचाना, इसलिए वो जो भी गहने थे, आभूषण थे, उनको बेच करके जो पैसा मिलता था उसको इंग्लैंड भेज देते थे। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखा। जो अखबार थे अंग्रेजों के उनमें विज्ञापन ये छपता था कि नीलामी आज ये होने वाली है, नागपुर के जेवर बिकेंगे, लखनऊ के नौलखा हार बिकेंगे, जिनको खरीदना है वो बाजार में आए। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकाने थे। इस प्रकार से जो इज्जत थी लोगों की, राजाओं की, वो विदेशियों के हाथ में बिक गई थी। बुंदेले हर बोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। तो इस प्रकार से जो लोग कुटी में रहते थे वो भी वेदना में थे, कष्ट में थे, उनके कष्ट भी थे, वो अलग कष्ट थे। महलों में आहत अपमान, और जो राजा लोग थे वो आहत थे, अपमान से आहत हो गए थे, अर्थात अपमान से पीड़ित थे। अंग्रेज बार बार उनका अपमान करते थे। और छोटे जो कुटी में रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज टैक्स के रूप में बहुत सारा धन ले लेते थे तो लोगों के पास बहुत कम बचता था, खाने के लिए भी लोगों के पास अन्न नहीं रहता था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो लोग सेना में थे उनके अंदर अपने पूर्वजों का अभिमान था कि हमारे पूर्वज कितने वीर हुए हैं। नाना धूधू पंत पेशवा, जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। धूधू पंत पेशवा और जो अन्य लोग थे उस समय राजागण, वो लड़ाई का सामान अंदर ही अंदर जुटा रहे थे। और रणचंडी, रानी लक्ष्मीबाई ने इसका रणचंडी के रूप में, रण में दुर्गा के रूप में आकर के, चंडी के रूप में आकर के इसका आह्वान कर दिया कि हम अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं, जो भी आना चाहे वो हमारे पीछे पीछे आ जाए। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योत जगाने थे। इस प्रकार से आजादी की लड़ाई की यज्ञ प्रारंभ हो गया, और ये तो होना ही था, ये लोगों के मन में था, बस एक ज्योत जलानी थी, अर्थात जैसे यज्ञशाला में सब कुछ रखा हो, बस उसमें थोड़ी सी आग जला दीजिए वो जलने लगता है। वैसे लोगों के मन में ये थी कल्पना, सब करते थे कि अंग्रेजों को निकालना है, लेकिन आगे कौन बढ़े, तो अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई ने ये काम कर दिया।
महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। इसलिए महलों ने दी आग, महलों ने इसको पोषण किया इसका, उन्होंने कहा ठीक है हम भी आपके साथ तैयार हैं। और झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, और झोपड़ियों में भी क्योंकि ये भावना धधक रही थी, इसलिए वहां से भी लोग इस आग को जलाने के लिए निकल पड़े। यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी, और ये स्वतंत्रता की जो चिनगारी थी, जो स्वतंत्रता की यज्ञ आहुति शुरू हुई थी, यह लोगों के मन से आई थी। ऐसा नहीं लोगों ने किसी के आह्वान पर ये लोग आगे आ गए, लोगों के मन में ऐसा चल रहा था कि हमें ऐसा काम करना है। इसलिए ये इसको कहा गया है कि चिनगारी लोगों के अंदर से आई। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थे। झांसी में लोग सावधान हुए, दिल्ली में भी सावधान हुए, और लखनऊ में भी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। मेरठ में जहां से स्वतंत्रता संग्राम ही शुरू हुआ था, कानपुर और पटना में भी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एकदम बिगुल बजा दिया था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी हलचल हो रही थी, अर्थात वहां भी लोग अंग्रेजों का विरोध करने के लिए तैयार हो रहे थे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर्ग आए काम, जो ये लड़ाई शुरू हुई, इसमें बहुत सारे वीर काम आए, अर्थात हताहत हुए, वीर गति को प्राप्त किए। नाना धूधू पंत तातिया, चतुर अजय मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। ये जितने भी नाम लिए गए हैं, ये सभी जो योद्धा हैं, वीर हैं, जो हमारे पूर्वज थे, ये इस लड़ाई में हताहत हुए, अंग्रेजों से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त किए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, उन्होंने जो कुर्बानी दी, उसको उस समय जुर्म माना जाता था। अपने देश के लिए लड़ने को अंग्रेज अपराध मानते थे, और वो आज हमारे लिए कुर्बानी बनी हुई है। अब आगे देखिए, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। हम इनकी कहानी को यहीं छोड़ देते हैं और झांसी के मैदान में चलते हैं, जहां पर लक्ष्मीबाई मर्द के समान मैदान में खड़ी हुई हैं। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आकर आके आगे आया सभी जवानों में, और वो रानी से लड़ने के लिए आगे आया। रानी ने तलवार खींची और दोनों में लड़ाइयां शुरू हो गई। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, और रानी ने उसको घायल कर दिया, और घायल होते ही वो अपना जान छुड़ा करके लड़ाई के मैदान से भाग खड़ा हुआ। वो हैरान था कि उसको लगता था कि रानी लक्ष्मीबाई कोई आम स्त्री के रूप में है, लेकिन वो चकित होकर के वहां से भाग निकला। रानी बढ़ी कालपी आई, कर सौ मील निरंतर पार। उसके बाद वहां पर अंग्रेजों को हरा करके रानी कालपी में आ गई। 100 मील की यात्रा उन्होंने की। इस बीच में घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और इस दौड़ भाग में उनका घोड़ा थक गया, और वो भूमि पर गिर गया, और उसका देहावसान हो गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना के तट पर अंग्रेजों ने फिर रानी से हार खाई, अर्थात रानी ने अंग्रेजों को फिर से हरा दिया। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और रानी आगे चल दी और उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। तो ग्वालियर के जो राजा थे वो अंग्रेजों के साथ थे, इसलिए रानी ने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। सिंधिया जो उस समय अंग्रेजों के मित्र बने हुए थे, अर्थात उन्होंने देश के लोगों का साथ नहीं किया, उन्होंने रानी के डर से अपनी राजधानी छोड़ दी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। रानी को विजय तो मिली, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने उनको फिर से घेर लिया, अर्थात क्योंकि चारों तरफ अंग्रेजों की सेना थी, इसलिए अंग्रेजी सेना पुनः आ गई। अब की जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब इस बार उनके सामने जो अंग्रेज था वो स्मिथ था, और उसने भी मुंह की खाई थी, अर्थात उसको भी रानी ने हरा दिया था या हराया था। काना और मंदरा सखियां रानी के सगाई थी। काना और मंदरा नाम की दो सखियां रानी के संग में थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भी बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे अंग्रेजों को हताहत किया।
पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। रानी ने इस मित्र को तो हरा दिया, लेकिन उसके पीछे से ह्यूरोज फिर से नई सेना लेकर के आ गया और रानी को चारों तरफ से घेर लिया। अर्थात रानी चारों तरफ से सेनाओं से घिर गई। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। इसके बाद भी रानी ने सेनाओं को मारना काटना जारी रखा और सबको मारते काटते हुए वे सेना के उस पार निकल गईं। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। लेकिन इसके बाद उनके सामने एक नाला आ गया और यह विषम संकट था, बहुत कठिन संकट था। क्यों? घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। अपने पीछे पढ़ा कि रानी का जो पहला घोड़ा था, जो विश्वसनीय घोड़ा था, वो मर गया था। तो जो दूसरा घोड़ा था, ये उतना प्रशिक्षित नहीं था, ये उस नाले को पार नहीं किया। जो पहले वाला घोड़ा था, वो अगर होता तो नाले को कूद जाता था, कूद करके उधर निकल जाता और रानी बच जाती। लेकिन एक घोड़ा रुक गया और इतने में अंग्रेजी सेना पुनः वापस आ गई। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। अब रानी अकेले थी और शत्रु सेना बहुत ज्यादा थी और रानी के ऊपर सब लोग मिल करके वार करने लगे, अर्थात लोगों में लड़ाइयां आपस में शुरू हो गईं। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। इस प्रकार से घायल होकर के रानी गिर पड़ी और उनको वीर गति तो पाना ही था, क्योंकि अंग्रेजी सेना उस समय बहुत विशाल थी और लड़ने वाले लोगों में एकता नहीं थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिताब, उसकी दिव्य सवारी थी। रानी स्वर्ग सिधार गई और अब उनकी सवारी अगली चीता ही थी, जो किसी भी व्यक्ति के लिए आखिरी सवारी होती थी और उनकी वो दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। इस प्रकार से एक तेज दूसरे तेज से मिल गया, जिसकी वो अधिकारी थी। अर्थात एक जो धार्मिक क्षेत्र में माना जाता है कि आदमी की आत्मा परमात्मा से मिल गई और जिसको मिलना ही था, और यह हम इस रूप में कह सकते हैं कि रानी को स्वर्गलोक में स्थान मिला। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। अभी उनकी उम्र कुल 23 की ही थी। अभी रानी कुल 23 वर्ष की थी। अभी उनकी कोई उम्र नहीं थी। वास्तव में कवित्री कह रही वो मनुष्य नहीं थी, मनुज नहीं थी, उन्होंने अवतार लिया था। ऐसा लगता था किसी देवी ने, दुर्गा देवी ने ही अवतार लिया हो, कोई देवता ने या किसी देवी ने अवतार लिया हो। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। वो भारतीयों को जीवित करने के लिए आई थी और वो स्वतंत्रता की नारी थी, अर्थात लोगों के मन में जोश पैदा करने के लिए आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। दिखा गई पथ माने रास्ता, वो हमको एक रास्ता दिखा गई और हम सबको सिखा गई, जो उन्हें शिक्षा सबको देनी थी, सभी देशवासियों को जो शिक्षा देनी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। कवित्री कह रही है, रानी आप तो स्वर्गलोक को चली गई, वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं और हम हमेशा आपको याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। और स्वतंत्रता जो अविनाशी होती है, मतलब किसी की स्वतंत्रता का अंत नहीं होता। आप किसी को देख लीजिए, कभी न कभी ऐसा वक्त आएगा जब वो स्वतंत्र होगा। वही कवित्री कह रही है कि रानी आपका जो यह बलिदान है, यह लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना को पैदा करेगा। हुए चुप इतिहास लगे, सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे इतिहास चुप रहे और सच्चाई को भी फांसी लग जाए। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अंग्रेज विजयी हो जाएं और अपने गोला बारूद से झांसी को पूरी तरह से मिटा दें। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। कवित्री कह रही, तोरा स्मारक, आप अपना स्मारक खुद ही रहेंगे और एक आप अमिट निशानी है, जिसे कभी कोई मिटा नहीं सकता। अंग्रेजों को गोला बारूद, आपके जो कारनामे हैं उनको कभी मिटा नहीं पाएंगे, अर्थात पूरा देश आपको हमेशा याद करता रहेगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड में रहने वाले हर बोलों के मुंह से, हर बोले अर्थात शुरू में बताए थे वो जातियां जो धार्मिक गीत गायन करती हैं, उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ खूब जम के लड़ाइयां लड़ी, वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। तो यह था कविता का भावार्थ। इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु कालगत, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? इस पंक्ति में उस घटना की ओर संकेत है
जब रानी के ऊपर कष्टों का आना शुरू होता है, अर्थात उनकी शादी के बाद उनके पति का देहावसान, फिर अंग्रेजों द्वारा उनके राज्य को हड़पना, इन सब बातों का इस घटना की तरफ से संकेत किया गया है। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? काली घटा घिरने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि काली घटा को कष्टों का प्रतीक माना गया, अर्थात चारों तरफ से रानी के ऊपर कष्ट आने वाले थे, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान यह बताना चाहती हैं कि भारत बूढ़ा हो गया था, अर्थात ऐसा नहीं कि देश बूढ़ा नहीं होता, भारत में रहने वाले लोग वृद्धों के समान अपने को बलहीन मानने लगे थे। उनको लगता था हम अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और उनमें नई जवानी आने की बात क्यों कही? जब रानी ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, तब लोगों के अंदर ये विश्वास आया कि हम अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए रानी ने भारत को बूढ़ा कहा और फिर उसमें नई जवानी आने की बात कही। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और ये भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो झांसी की रानी के पूरे जीवन पर एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, मैंने ही बनाया, आप उसको देख सकते हैं। और उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था, वो इस रूप में था कि अमूमन बच्चे बचपन में दूसरे खेल खेलते हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ाई में सैन्य तोड़ना, दुर्ग व्यूह की रचना करना, बर्छी ढाल कृपाण चलाना, ये सब कैसे चलाया जाता है, ये सब सीखती थी। इस रूप में इनका इनका बचपन आपके बचपन से भिन्न है। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य स्त्रियों की कहानियां खोजो। तो इसमें पुरुषों के नाम आए हुए हैं, आप कविता में देख लेंगे, मिल जाएगा, ये उत्तर कोई बहुत कठिन नहीं है। आगे देखिए, अनुमान और कल्पना। कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? कविता में उस दौर की बात है जब अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। और उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता था कि उस समय का माहौल ऐसा था कि अंग्रेजों से सब लोग परेशान थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा परेशान तो सब थे, जो कुटीम रहते थे, जो महल में रहते थे, सभी लोग परेशान थे, लेकिन कोई उनके सामने नहीं आता था, उनका विरोध करने के लिए किसी में हिम्मत नहीं थी। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? इसलिए इन्होंने कहा मर्दानी क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों के समान अंग्रेजों का मुकाबला किया, इसलिए इन्होंने इनको मर्दानी कहा कवित्री ने। खोजबीन। बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे, आजकल के हथियारों के नाम पता करो। क्योंकि टैंक है, बंदूक है, बहुत सारे हथियार हैं, आप इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख करके आप इसका पता कर सकते हैं। लक्ष्मीबाई के समय में ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। भारतीय सेना में अब महिलाओं को मौका दे दिया गया है, लड़कियों को मौका दे दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में लड़कियां भारतीय सेना में शामिल होकर के काम कर सकती हैं। कोई भी क्षेत्र अब इनके लिए छूटा नहीं रहा है, चाहे जहाज उड़ाना हो, चाहे बॉर्डर पे जाकर के लड़ाइयां करनी हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को मौका, लड़कियों को मौका दे दिया गया है। तो ये हो गया इनके। और भाषा की बात, झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, का के की, ये जो भी दिया गया है का के की दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है, ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का के की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। इनका प्रयोग दो संज्ञाओं को मिलाने के लिए हो रहा है और इनको व्याकरण के क्षेत्र में परसर्ग या विभक्त का चिन्ह कहते हैं। अगर आप इनके बारे में भी और जानकारी जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप दूसरा वीडियो है उसको देख सकते हैं, इसी चैनल पे अपलोड है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपको बताए हैं इस वीडियो में। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर अलग से बता देंगे। और इनके जीवन की, रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी का वीडियो भी अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।